Today's topic of discussion is introduction to autonomic फार्माकोलॉजी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम स्पेसिफिक पॉइंट्स बना के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी को देखेंगे। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी को देखेंगे कि इसके अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम आता है। फिर हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ट्रांसमीटर्स आते हैं। एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन भी आता है। ठीक हो गया। कुछ प्यूरिन स्पेसिफिकली एटीपी भी आ जाते हैं, ये कोर ट्रांसमीटर के अंदर आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर की इनकी सिंथेसिस क्या होती है, सिंथेसिस कैसे होती है, किस अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, इनकी स्टोरेज वेसिकल में कैसे होती है, कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इनकी रिलीज कैसे होती है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, वी स्नेयर, टी स्नेयर, प्रोटीन कौन कौन सी होती है। फिर इनके एक्शन को ख़त्म कराना है, तो फिर इनके एक्शन को ख़त्म कराने के लिए कौन कौन से एंजाइम होंगे। जैसे हम कह सकते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए हमने कहा था मोनोअमीन ऑक्सीडेज और कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, जबकि एसिटाइलकोलिन के लिए कोलिनेस्टरेज। अब इनके रिसेप्टर टाइप क्या कौन कौन सी हो सकती है, क्या कोलिनर्जिक है या डोपामिनर्जिक है। सॉरी, ये डोपामिनर्जिक में आ जाएगा। ठीक हो गया। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स, लेकिन एड्रीनर्जिक या कोलिनर्जिक में मस्करिनिक और निकोटिनिक, जबकि एड्रीनर्जिक के अंदर अल्फा एड्रीनल रिसेप्टर, बीटा एड्रीनर्जिक या बीटा एड्रीनल रिसेप्टर और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंट विसरा के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर क्या फंक्शन होता है। कुछ जगहों पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में एक दूसरे के एक्शन को अपोज कर रहे होते हैं, और कुछ जगहों के ऊपर ये एक दूसरे के एक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हमने इनके एक्शन को भी देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनाटॉमी के अंदर, न्यूरो एनाटॉमी के अंदर हम पहले देख चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के विसरल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी सोमैटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक आते हैं, और इसके साथ हम कह सकते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जीआईटी के अंदर मौजूद होता है उसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो आपको नजर आ रहा होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ये जीआईटी में ल्यूमिन है। फिर आपको नजर आ रहा होगा ये मस्कुलरिस म्यूकोसी। ठीक हो गया। सॉरी, मस्कुलरिस म्यूकोसी नहीं, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना हो जाएगा। ठीक हो गया। सिरोजा, ये आपको जीआईटी की डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही होगी। और यहाँ पर आपको तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा होगा जिसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन इन द गट। तो पहला हो गया सिंपैथेटिक, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा हो गया एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम को इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हटा भी दें जो इसको सप्लाई करती है, इसको सपोर्ट करते हैं, तब भी एंटेरिक नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन कर सकता है। तो फिर एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम थर्ड डिवीजन में डाल सकते हैं। अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं कि दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं? दो टाइप के, या फिर दो टाइप के प्लेक्सिस होते हैं। एक वो प्लेक्सिस जो किसके अंदर होगा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होगा, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो इस प्लेक्सिस को बोलेंगे मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। और एक प्लेक्सिस जो सब म्यूकोजा में होगा, जो ल्यूमिन से एसोसिएटेड होगा, जो ल्यूमिन के करीब होगा वो म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा के अंदर जो प्लेक्सिस होगा उसको बोलेंगे हम सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस का दूसरा नाम है मीजनर प्लेक्सिस, और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम है और बैक प्लेक्सस। ठीक हो गया। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम ने जीआईटी के मोटिलिटी को, उसकी सिक्रेशन को, इसकी ब्लड फ्लो को, एब्सॉर्प्शन के रेट को कंट्रोल करना होता है। बस इतना ही काफ़ी है इनकी डिस्क्रिप्शन, बाकी आप पहले से पढ़ चुके हो एंटेरिक नर्वस सिस्टम का। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो निकलता है थोरैकोलम्बर एरिया से, T1 से लेकर L2 सेगमेंट या L3 सेगमेंट, जबकि वो निकलता है पैरासिम्पैथेटिक वाला ये क्रेनियोसैक्रल, मतलब कुछ क्रेनियल नर्व, तीसरी सातवीं नौवीं दसवीं। ठीक हो गया। तीसरी सातवीं नौवीं दसवीं क्रेनियल नर्व, जबकि और सैक्रल रीजन से भी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ सैक्रल सबक्लैविकुलर नर्व्स। तो ये ब्रीफ से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी हो गया। बाकी इसके डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पहले हम देख चुके हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बताया गया है, न्यूरोट्रांसमीटर ये भी हमने फिजियोलॉजी के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक हो गया कि हर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब एसिटाइलकोलिन, अब यहाँ पर आप यहाँ पे देखिएगा, एसिटाइलकोलिन तमाम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हो। तो जो प्री और पोस्ट के दरमियान जो साइनैप्स होता है वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको बोलेंगे एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन पहली बात है ये प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया में। मैं इसको जूम कर लूँ।
ठीक हो गया। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए जो प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया वो एसिटाइलकोलिन है। इसके साथ जो सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, सोमैटिक का मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर का मतलब जहाँ पे नर्व ने मसल को सब मैसेज देना है, तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और एसिटाइलकोलिन जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा वो होगा निकोटिनिक वैरायटी, जो कि असल में लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। पहला हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया, दूसरा सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के प्री और पोस्ट के जो जंक्शन था, यानी तमाम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में तो एसिटाइलकोलिन, इसके साथ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मोस्टली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है वहाँ पे भी आपको ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर रिलीज होता है, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। उसके साथ कुछ ऐसे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जिन्होंने स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करना है, जिन्होंने स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल को सप्लाई करना है, वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। और वहाँ पर पोस्ट वाले से अगर रिलीज होता है तो उसने बाइंड करना होगा मस्कुलिनिक रिसेप्टर से, लेकिन अगर प्री से रिलीज होता है तो उसने बाइंड करना होगा निकोटिनिक, या फिर इसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे से रिलीज होना है तो वहाँ पर बाइंड करेगा निकोटिनिक से। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया, दूसरा हो गया स्पेसिफिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तीसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बाइंडिंग। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम का जो होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकली जो उसके स्मूथ मसल को सप्लाई करने वाला होगा मायोएंटेरिक प्लेक्सस, और सिक्रेटरी सेल को सप्लाई करने वाला मीजनर प्लेक्सस, वहाँ पे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम आता है। उसके साथ हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, वहाँ पे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर रिलीज होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट था एसिटाइलकोलिन, और आपने कौन कौन से देखने हैं। पैरासिटाइलकोलिन बता दिया मैंने आपको, और इसके बाद आपने जो याद करना है इसमें से वो होगा डोपामिन। डोपामिन एक मॉड्यूलेटरी कंट्रोल करने वाला है, ठीक है, और स्पेसिफिकली हमने कहा था ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है। स्पेसिफिकली ऐसे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर या पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो किडनी के वास्कुलर स्मूथ मसल को सप्लाई कर रहे हैं, रीनल वास्कुलर स्मूथ मसल को सप्लाई करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो डोपामिन होगा, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से रिलीज होगा। तो आपने डोपामिन का रट्टा मारना है। इसके बाद आपने याद रखना है नोरएपिनेफ्रिन का, ठीक है, नोरएपिनेफ्रिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है मोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बाइंडिंग। इन्होंने वर्ड यूज किया है मोस्ट का मतलब मोस्टली, लेकिन हर एक में से रिलीज नहीं होगा। हमने कहा था स्वेट ग्लैंड और स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल, इनको सप्लाई करने वाला जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है एसिटाइलकोलिन। तो आपने ये न्यूरोट्रांसमीटर को जरूर देखना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइमरीली के जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से रिलीज होता है तो उनको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, और जो सिंपैथेटिक का होता है वो है नोरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कह सकते हैं 20% रिलीज होता है। तो ऐसे नर्व फाइबर या ऐसे नर्व टर्मिनल जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाते हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनर्जिक। तो ये वाले जो नर्व फाइबर होगा, ये वाला जो नर्व फाइबर होगा, ये वाला इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, और इसने जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना होगा अपने इफेक्टर न्यूरॉन्स या अपने इफेक्टर मसल के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये फाइबर होगा कोलिनर्जिक फाइबर, और जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना होगा उसको बोलेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि मोस्ट पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक और कुछ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये कोलिनर्जिक होते हैं। ठीक हो गया। और कुछ जो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं, और कुछ पेप्टाइड को भी यूज़ करते हैं प्राइमरी ट्रांसमीटर के तौर पर या को ट्रांसमीटर के तौर पर। को ट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट हम इसकी बात ले लेते हैं। तो ये तो बात होगी पैरासिम्पैथेटिक की। अब जो मोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है वो किसको यूज़ करती है, नोरएपिनेफ्रिन को। तो उनको बोलते हैं नोरएड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग, या स्पेसिफिकली हम बोल देते हैं एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक का मतलब ये नहीं होता कि एपिनेफ्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, एड्रेनर्जिक का मतलब ही नोरएड्रेनर्जिक, और नोरएड्रेनर्जिक का मतलब ये नोरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज करेगी। लेकिन हमने कहा था कि तमाम सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नोरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं करते, मतलब डोपामिन भी कुछ रिलीज होता है कुछ स्पेसिफिकली रीनल सर्कुलेशन में। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब हम न्यूरोट्रांसमीटर को देख चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, मतलब एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है, इसकी स्टोरेज कैसे होती है, इसकी रिलीज कैसे होती है, इसके एक्शन कैसे टर्मिनेट होता है, और इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, नोरएपिनेफ्रिन के साथ। मतलब एक हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन से कंपेयर कर रहे हैं, कोलिनर्जिक को एड्रेनर्जिक फाइबर से कंपेयर कर रहे हैं।
तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की। तो इस कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के अंदर हमने क्या-क्या पढ़ना है, दोबारा से बता देता हूँ। हमने सिंथेसिस को पढ़ना है, हमने स्टोरेज को पढ़ना है, हमने इनकी रिलीज़ को पढ़ना है, हमने इनके एक्शन को टर्मिनेट कैसे होते हैं, और इसके बाद ये देखना है कि कौन-कौन सी ड्रग्स होती है जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती है, ठीक हो गया? जो इस गैंग्लियोनिक फाइबर को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम इनकी पढ़ते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस एसिटाइलकोलिन की करनी है, तो एसिटाइलकोलिन को बनाने के लिए मुझे कोलिन चाहिए और मुझे चाहिए एसिटाइल-कोए ग्रुप। तो मुझे कोलिन मिल जाएगा एक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए, ठीक हो गया? तो जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, सिनैप्स से पहले वाला, ठीक हो गया? तो ये सपोज़ ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन या ये कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है, इसके अंदर सिंथेसिस होगी एसिटाइलकोलिन की, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोलिनर्जिक फाइबर। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसपोर्टर देखने को मिलता है, उसका नाम है सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर। कौन सा नज़र आता है आपको? सोडियम ये सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर, मतलब सोडियम अगर सेल के अंदर जाता है तो कोलिन भी इसके साथ इसको फॉलो करेगा। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल होगी, ठीक हो गया? तो सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टर के जरिए कोलिन सेल के अंदर आ गया। अब जो एसिटाइल-कोए है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल-कोए प्रोड्यूस करवाएगा किसी न किसी फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। एसिटाइल-कोए और कोलिन रिएक्शन करेंगे, एंजाइम होगा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक हो गया? तो ये रिएक्शन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, तो एसिटाइल कोलिन बन गया। तो पहले तो इन दो स्टेप के अंदर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होगी। अब एसिटाइल कोलिन की स्टोरेज करवानी है, स्टोरेज करवाने के लिए एसिटाइल कोलिन या दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को वेसिकल के अंदर पंप कराना पड़ता है, ठीक हो गया? तो एसिटाइल कोलिन को पंप कराएंगे स्टोरेज वेसिकल के अंदर, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं वीएटी, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये असल में वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर होता क्या है? ये हाइड्रोजन के साथ कपल्ड होता है, मतलब अगर हाइड्रोजन लीव करता है तब ये एसिटाइलकोलिन सेल के अंदर, स्पेसिफिकली सेल के अंदर नहीं बल्कि स्टोरेज वेसिकल की तरह आ जाता है, ठीक हो गया? और वहाँ पे एसिटाइलकोलिन को एटीपी, प्यूरिन और दूसरे ट्रांसमीटर के साथ स्टोर करवाया जाता है, और जब एसिटाइलकोलिन की रिलीज होती है तो इनको एटीपी और प्यूरिन्स ये भी रिलीज होते हैं। तो जो प्राइमरी ट्रांसमीटर था वो एसिटाइलकोलिन था, लेकिन एसिटाइलकोलिन के साथ एटीपी, पेप्टाइड्स या प्यूरिन्स के भी रिलीज होते हैं, तो इनको बोलते हैं कोर ट्रांसमीटर, यानी मेन ट्रांसमीटर के साथ दूसरी ट्रांसमीटर का भी रिलीज हो जाना। तो यहाँ तक सिंथेसिस हो गया, यहाँ तक स्टोरेज हो गया। अब स्टोरेज होगी वेसिकल के अंदर और ट्रांसपोर्टर था वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। अब इसकी रिलीज करवानी है, तो इसकी रिलीज करवाने के लिए हमें डीपोलराइजेशन चाहिए, यानी वोल्टेज चेंजिंग चैनल चाहिए, स्पेसिफिकली वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल चाहिए, ठीक हो गया? अब ये वोल्टेज गेटेड रिलीज कराने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो फिर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के जरिए कैल्शियम एंटर होगा। कैसे होगा? जब डीपोलराइजेशन वेव्स यहाँ पे पहुंचेगी तो फिर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी। अब कैल्शियम करेगा क्या? कैल्शियम ने मोटिलिटी करवानी है, तो मोटिलिटी करवाने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है जिनको बोलते हैं स्नेयर प्रोटीन। स्नेयर प्रोटीन का मतलब होता है सालुबल, ऐसे सालुबल होगा, एन से एनएथाइल मेलेमेट, सेंसिटिव फैक्टर, ए से अटैचमेंट, ठीक है? प्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक हो गया? तो प्रोटीन रिसेप्टर्स ये स्नेयर प्रोटीन्स होती है। अब स्नेयर प्रोटीन दो तरह की होती है, ऐसी स्नेयर प्रोटीन जो रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड होती है जिनको बोलते हैं वी स्नेयर, और ऐसी प्रोटीन जो नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है उनको बोलते हैं टी स्नेयर। जो वेसिकल के साथ एसोसिएटेड होती है वी स्नेयर, इसके अंदर एग्जांपल आती है वी ए एम पी की, और जो टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है उसके अंदर एग्जांपल आती है स्नैप की, जिसको बोलते हैं साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है दो प्रोटीन के दरमियान। कैल्शियम करवाता क्या? कैल्शियम इन दो प्रोटीन का इंट्रैक्शन करवाता है। दोनों प्रोटीन की नेचर क्या है? स्नेयर। और ऐसी स्नेयर जो वेसिकल के साथ एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं वी स्नेयर। इसकी एग्जांपल है वी ए एम पी। और ऐसी प्रोटीन जो टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं टी स्नेयर, और इसकी एग्जांपल आती है स्नैप। जबकि यहाँ पर जो वी स्नेयर, इसके अंदर वैम्प के अलावा सैनेप्टोग्राविन और सैनेप्टोटैगमिन ये भी आती है। अब इन शॉर्ट होगा क्या? वैम्प जो वी स्नेयर था, स्नैप जो टी स्नेयर था, इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, मतलब टर्मिनल मेम्ब्रेन का वेसिकल के साथ इंटरेक्शन होगा, इनकी डॉकिंग होगी। डॉकिंग का मतलब दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती हैं। फ्यूज कर जाने की वजह से ट्रांसमीटर रिलीज होगा, मेन ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, उसके साथ दूसरे को ट्रांसमीटर रिलीज होंगे एटीपी या पेप्टाइड्स। अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया। अब रिलीज के बाद इसके एक्शन को खत्म करवाना है, तो पहले एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर इसका एक्शन खत्म कराने के लिए एंजाइम होगा, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज। सॉरी, ट्रांसफरेज नहीं, एस्ट्रेज। ट्रांसफरेज तो बनाने वाला था, तो एस्ट्रेज इसको तोड़ देगा, ठीक हो गया? तो एस्ट्रेज इसको तोड़ने के लिए काम आएगा, तो ये कोलिन और एसिटेट में इसको तोड़ देगा। एसिटाइलकोलिन
एस्टेरेस जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पाया जाता है, जबकि ये भी हो सकता है कि एसिटाइलकोलिन वापस चला जाए किसके अंदर, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के अंदर, वहाँ पर इसको कैरी करने वाले एसिटाइलकोलिन ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू एसिटाइलकोलिन का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग्स को भी देख लेते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इसके ट्रांसपोर्ट को खत्म कर देती हैं। इस ड्रग का नाम है हेमिकोलिनियम, जो वेजामिकोल है, ये ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करके कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। और जो बोटुलिनम टॉक्सिन है, ये सिनेप्टोब्रेविन को इनहिबिट करती है। सिनेप्टोब्रेविन क्या है, वी स्नेयर की एग्जांपल है, तो इसको ब्लॉक करने वाली बोटुलिनम टॉक्सिन होगा। तो टॉक्सिन रिलीज नहीं करने देता, वेजिमिकोल स्टोर नहीं करने देता, हेमिकोलिनियम सिंथेसिस नहीं करवाने देता। तो इसको बाकी हम, तो ये तो हो गया कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। अब इसके बाद देखेंगे एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।